दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रहा है आपके फिजिक्स का। करा दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में, ये आपका क्षैतिज तार और इसकी डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट और ये आपका हो गया नॉर्थ साउथ। ये तार आपका हो गया, ये तार में कह रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर एक नियत धारा बह रही है। पूर्व से पश्चिम की ओर आई का प्रवाह हो रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होगी। यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसकी डायरेक्शन? बी की डायरेक्शन। करें उत्तर से दक्षिण की ओर। तो दोस्तों हम क्या कर दें, ये आप क्या कर दो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का रूल ले लो और ये जो आपकी अंगुली होती है, जो अंगुली क्या कर रही है, नीचे जा रही है। ध्यान दीजिए, जो अंगुली आपकी नीचे जा रही है ये क्या करती है, धारा को दिखाती है। और ये अंगुली क्या करती है, पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। अब दोस्तों हम इस अंगुली को ऐसे ही रखते हुए क्या कर दें, पलट दें। तो ये आपकी जो धारा अंगुली इधर आ रही है, ये किधर गई, ये नीचे वाली अंगुली आपकी क्या कर रही है, धारा दिखा रही है। अब इसको क्या कर दो, इसको आपने क्या कर दिया, पूरब से पश्चिम की तरफ। धारा की दिशा क्या हो गई, पूरब से पश्चिम की तरफ। तो जो पहली अंगुली आपकी क्या कर रही थी, ये पहली अंगुली ये किसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अभी आपका तार हो गया और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ये आपकी तार के ऊपर किधर, दिशा पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या, उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण आप इसको इस तरह से घुमाएंगे तो किधर होगा, तार के नीचे की तरफ, है ना। ये आपकी क्या है, ये आपकी धारा है और ये चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या करना है, इसको नीचे घुमाना है। यानी धारा आपकी क्या कर रही है, पूरब से पश्चिम। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर गया, तार के नीचे की तरफ गया और दिशा क्या, उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो विकल्प दोस्तों इसका आपका आ जाएगा क्या, तार के ठीक ऊपर, तार के ठीक नीचे, कागज के तल में, तार के उत्तर में और कागज के तल में, तार के दक्षिण में। तो विकल्प आपका क्या हो जाएगा, चौथा विकल्प हो जाएगा। ठीक है, जैसे सवाल आपका दिया, सवाल दे रहा है ये आपकी धारा, अब पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर, उत्तर से किधर, दक्षिण की तरफ किधर होगी, तार के कागज के तल में नीचे की तरफ, है ना। दक्षिण नीचे आ रहा है ना, ध्यान दो। ये आपका ये धारा दिखाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र दिखाता है। अब आप क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, ये धारा आपकी पूरब से पश्चिम और चुंबकीय क्षेत्र किधर, नीचे की तरफ गया। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर, उत्तर से दक्षिण की तरफ हो गई ना। तो ये आपका किधर, तार के किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ और धारा आपकी बह रही है पूरब से पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पे होगी किधर, तार के नीचे, कागज के तल में। और विकल्प आपका क्या हो गया, विकल्प आपका दे रहा है तार के ठीक ऊपर, ये विकल्प दिया, तार के ठीक ऊपर
बी विकल्प दिया, तार के ठीक नीचे, तार के ठीक नीचे, और तीसरा विकल्प दिया कागज के तल में, तार के ऊपर, कागज के तल में, तार के ऊपर, और चौथा विकल्प दिया कागज के तल में, तार के नीचे। तो दोस्तों इसको हम क्या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात कर लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम या दाएं हाथ की किसका नियम? हथेली का नियम। अब दाएं हाथ की हथेली ऐसे है ना, ऐसे कर दो तो ये क्या, ध्यान दो, ध्यान जोड़ के, दाएं हाथ की हथेली ये आपकी क्या करती है? धारा दिखाती है, और ये क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इसके लंबवत क्या, लगने वाले बल की दिशा। अब आपकी धारा क्या कर रहा है? धारा क्या कर रहा है? पूरब से पश्चिम की तरफ। धारा क्या हो गई? पूरब से पश्चिम हो गई, ये पूरब से पश्चिम। और चुंबकीय क्षेत्र किधर? अंगुलियां किधर? उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर हो गया? प्लस किधर? कागज के तल के नीचे। कंफर्म हो गया? तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को यदि बिना सोचे समझे हल कर देंगे तो आपके गलती होने के चांसेस कितने रहेंगे? 100% रहेंगे। इसलिए मेरे वीडियो लिंक को आप देख करके, समझ करके इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और जो सही आंसर आया वो क्या आया? आंसर आ गया डी। अब अगला प्रश्न दे रहा है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो देखो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ये मुख्य अक्ष, ठीक है। पहले तो प्रश्न नोट कर लो, किसके द्वारा वस्तु का, किसके द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनेगा? तो देखो ये आपका क्या हो गया? ये अवतल दर्पण हो गया, और इसमें से किरण क्या की? समांतर आई। समांतर आने वाली किरण क्या करेगी? फोकस से यहाँ पे क्या बनेगा? फोकस पर क्या बनेगा? फोकस पर छोटा प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में क्या होगा? उत्तल दर्पण में भी क्या करेगी? किरण समांतर आएगी। ये क्या करेगा? ये फैला देता है, लेकिन फोकस पर भी इसके क्या करेगा? छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो आपका ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। ये आपका क्या हो गया? उत्तल दर्पण। ये क्या हो गया? अवतल दर्पण। अब हम क्या कर दें? उत्तल लेंस में ले लें। देखो उत्तल लेंस में तो इसकी क्या हो गई? ऑप्टिकल एक्सिस। और एक किरण, अनंत पे किरणें क्या करती हैं? समांतर आती हैं। इससे क्या करेगा? कहाँ पे जाएगा? फोकस पे। यहाँ से क्या करेगा? कहाँ पे? फोकस पे, छोटा। तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया उत्तल लेंस। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही है? ये आपका हो गया उत्तल लेंस। और अवतल लेंस में क्या होगा?
ये जो किनारों पे मोटा बीच में पतला होता है। अब ये इसका हो गया ऑप्टिकल एक्सिस। एक किरण क्या की, यहाँ से आई, और ये किरण क्या की, यहाँ से क्या कर देगा, फैला देगा। तो इससे इसका भी क्या करेगा, अनंत पे स्थित वस्तु का क्या करेगा, ये फोकस पे क्या करेगा, छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा ना। तो किसके द्वारा छोटा प्रतिबिंब आपको प्राप्त हुआ, अवतल दर्पण के द्वारा भी प्राप्त हुआ, उत्तल दर्पण के द्वारा भी प्राप्त हुआ, उत्तल लेंस के द्वारा भी प्राप्त हुआ, और अवतल लेंस के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति नहीं दे रहा है, और प्रतिबिंब की प्रकृति नहीं दिया तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा। तो विकल्प में दिए क्या, केवल अवतल दर्पण, विकल्प आपका दे रहा है केवल अवतल दर्पण, दूसरा दिया केवल उत्तल दर्पण, तीसरा विकल्प दिया केवल उत्तल लेंस, केवल उत्तल लेंस, और चौथा विकल्प अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, फिर उत्तल लेंस, और क्या, अवतल लेंस। तो दोस्तों हम तो फिगर के द्वारा देख रहे हैं इन चारों से आपका अनंत पे स्थित वस्तु का छोटा प्रतिबिंब हमें कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, फोकस पे प्राप्त हो रहा है ना, फोकस पे होता है ना। तो विकल्प हमारा क्या सही हो गया, विकल्प नंबर 4 सही हो गया। तो दोस्तों ये फिजिक्स वर्जन आपका था। अब हम केमिस्ट्री वर्जन को, भूख लगा क्या, भूख लगा नहीं, तो केमिस्ट्री वर्जन हम लोग देखते हैं। ये आपका जो ये आपको किस पे, OMR शीट पे कह रहा है, एक मिश्र धातु है, उपखंड ब इसका दिया, उपखंड ब, ये भी आपको क्या करना है, OMR शीट पे देना है। कह रहा है एक मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु, और विकल्प दिया एक तत्व, एक तत्व, दूसरा दिया एक यौगिक, एक यौगिक, और तीसरा दिया एक समांगी मिश्रण, एक समांगी मिश्रण, और चौथा विकल्प दिया एक विषमांगी मिश्रण। तो दोस्तों हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हमको धातु अधातु मिश्र धातु चैप्टर में हमने पढ़ा है कि मिश्र धातु क्या होती है, एलॉयज, 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण है ना, 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। तो दोस्तों इसमें 2 या 2 से अधिक धातु, तो तत्व तो आपका हो नहीं सकता। यौगिक में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का या तत्वों का एक निश्चित अनुपात में। तो दोस्तों इसमें हमारा अनुपात क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है, और मिलाने के बाद क्या हो जाता है, एक जैसा दिखने लगता है, दोनों की प्रॉपर्टी। तो दोस्तों ये हमारा विकल्प क्या आ रहा है, सही आ रहा है। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाया जाए और वो अलग अलग दिखे, लेकिन जो आपकी मिश्र धातु बनती है वो क्या होती है, एक जैसी दिखती है ना। तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपका सही विकल्प क्या हो गया। तो बिना सोचे समझे नहीं करेंगे, क्वेश्चन पेपर को पहले पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद उसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से हल करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों दे रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या करना है, पहचानना है।
दोस्तों ये तो बड़ा मुश्किल प्रश्न लग रहा है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। हम संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जानेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है, और असंतृप्त वो होता है जिसमें कार्बन के दो परमाणुओं के बीच में या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। दोस्तों आपका प्रश्न क्या हो गया? आसान हो गया। विकल्प क्या दिया? विकल्प को आप ध्यान दें। पहला विकल्प दिया CH3 CH2 CH2 CH3। दूसरा विकल्प दे रहा है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तीसरा विकल्प दे रहा है CH3 CH सिंगल बॉन्ड इधर कर दिया और इधर कर दिया CH3। और चौथा विकल्प दिया आपका C, इधर क्या किया, इधर कर दिया CH3, इधर कर दिया CH3, इधर कर दिया CH3, और यहाँ से क्या किया, यहाँ से कर दिया CH3। दोस्तों हम बड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे, यहाँ पे कार्बन की सभी संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हैं। इसका हम स्ट्रक्चर खींच लेंगे, नहीं समझ में आएगा, हम कार्बन की चारों वैलेंसी क्या करेंगे, दिखा देंगे। तो यहाँ पे क्या है, सभी सिंगल बॉन्ड है ना, सभी क्या है, एकल बंद। इसलिए ये तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है। और दोस्तों आपका विकल्प देखिए कौन कौन सा सही होगा। अब आपका ये यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड लग रहा है। इस यौगिक में ये यहाँ पे CH यानी कि 3 1 4 1 2 3 हाइड्रोजन 4 3 1 4, माने यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये तो आपकी सारी वैलेंसी क्या हो गई, सिंगल हो गई। ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों हम यहाँ देखें, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे आपके प्रश्न में क्या किया, कार्बन की हम क्या करेंगे, वैलेंसी गिनेंगे। ठीक है। और कार्बन की वैलेंसी कितना, 1 2 3 1 2 3 और 3 2 5। और कार्बन की वैलेंसी होती कितनी है, 4 होती है। तो ये तो विकल्प दोस्तों आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही विकल्प आपका क्या हो गया, दूसरा हो गया। अल्टप्पू नहीं पीटेंगे, एक एक क्वेश्चन ये पूरा आपका बोर्ड एग्जाम का क्या करेगा, एकदम नॉलेज का परीक्षण करेगा। ठीक है। अल्टप्पू नहीं पीटना है। अगला इसमें आपका गलत दे दिया है। इसमें एक्चुअल में ये विकल्प A और B दे रहा है, B और D दे रहा है, लेकिन D वाले में हमारी क्या हो रही है, वैलेंसी गड़बड़ हो रही है ना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। और यहाँ पे चौथे वाले में कार्बन की वैलेंसी कितनी शो हो रही है, 5 हो रही है। यहाँ पे आप कारण दिखा दो, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, 5 नहीं। ठीक है। ये क्या है, बोर्ड की क्या है, ये फॉल्ट। इसको नहीं दिखाना, नहीं तो कहेंगे कि ये मॉडल पेपर है, ऐसा उनको नहीं देना चाहिए था। ठीक है। अब क्या कहा, प्रश्न नंबर आपका 10 दे रहा है। प्रश्न नंबर 10 क्या कहा कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है, CaO, जल के साथ
तीव्रता से अभिक्रिया करके ये क्या करता है, जल के साथ क्रिया करता है और बनाता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। यहाँ पे क्या आ गई, ऊष्मा उत्पन्न, यानी क्या हो गया, डेल्टा एच। और यहाँ पे ऊष्मा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है ना, ऊष्मा उत्पन्न हो रही तो क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी क्रिया हो गई। ठीक है, ये आपकी क्रिया क्या हो गई, ऊष्माक्षेपी। अब करें इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुल करके इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने और इसके विलयन बनाने के लिए, चूने के बुझाने, तो यह एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है, नहीं ऊष्मा शोषी क्रिया है, यह एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। परिणामी विलयन की पीएच 7 से अधिक होगी, परिणामी विलयन की पीएच 7 से कम। तो पहला विकल्प क्या दिया बेटा, पहला विकल्प दे रहा है ऊष्मा शोषी, पहला दिया कि यह एक ऊष्मा शोषी। दूसरा क्या दिया, ऊष्मा क्षेपी। तीसरा क्या दिया, परिणामी विलयन की पीएच 7 से अधिक, पीएच 7 से अधिक। और चौथा विकल्प दिया पीएच 7 से कम। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये डेल्टा एच हमारा किस में आ रहा है, प्लस, क्योंकि चूने को पानी में डालते हैं तो गर्म हो जाता है ना, हाथ डाल के देख लो मजा आ जाएगा। तो वो क्या हो गई, ये आपकी क्या हो गई, ऊष्माक्षेपी क्रिया। और इसमें बन क्या रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। और क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है। तो ये आपका क्या आ गया। अब तो दोस्तों यहाँ पे दो विकल्प आपके सही हो गए। तो यहाँ पे 2 और 4 मतलब क्या, बी और डी है ना। 7 से अधिक उत्तर रहेगा ना तीसरा पे, 7 से अधिक। हाँ 7 से अधिक। तो क्या हो गया, बी और सी। ठीक है, ये आपका बी और सी। और विकल्प कौन सा है, विकल्प आपका कौन सा दे रहा है, बी दे रहा है, विकल्प बी दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका ए वाले विकल्प में दिया ए तथा बी। फिर दूसरे विकल्प में दिया आपका बी तथा सी। तीसरे विकल्प में दिया ए तथा डी। और चौथे विकल्प में दिया सी तथा डी। और आपका सही कौन सा आ रहा है, दूसरा और चौथा, बी और सी। तो बी और सी किस विकल्प में है, बी विकल्प में है। तो आप क्या करोगे, OMR सीट पे प्रश्न संख्या 10 के आगे क्या करोगे, बी वाले गोले को काला करोगे। और आप बिना हल किए हैं क्या करोगे, अल्टप्पू पीट दोगे। तो गलती होने के चांसेस क्या परसेंट रहेंगे, 100%। लेकिन आप मेरे ट्रिक्स का यूटिलाइजेशन करके करेंगे तो आपकी गलती होने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 0। और सही होने के चांसेस कितने हो, चांसेस नहीं, कंफर्म आपका क्या करेगा, रिजल्ट आ जाएगा। और गलती हो बिल्कुल सही आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका इसमें सुई यही में रखा हो, खींचा गया कहीं पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो दे रहा है कि एक परमाणु की परमाणु त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन, परमाणु त्रिज्या का सही प्रदर्शन। एक दे दिया नाभिक, और ये आपकी पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ये हो गया तीसरी कक्षा। ये फिगर नंबर 1। दूसरा नंबर नाभिक, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, फिगर नंबर 2। और ये आपका दे दिया ये फिगर नंबर 3। और ये दे दिया ये आपका नाभिक, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा,
तीसरी कक्षा। तो यहाँ पे पहले वाले में दिया क्या, परमाणु त्रिज्या निकालना है ना, तो आर। दूसरे वाले में क्या किया, दूसरे वाले में इसको भरा, ये आर। तीसरे वाले में क्या किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भरा, ये आर। चौथा वाला क्या किया, किसी को नहीं भरा। ठीक है, तो अब आपका जो प्रश्न कह रहा है कि परमाणु त्रिज्या के लिए सही प्रदर्शन क्या होता है। परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, नाभिक के केंद्र और सबसे बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। तो कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा। और यहाँ पे क्या दे रहा है, ये तो नाभिक की त्रिज्या दे रहा है, और ये तो दिया ही नहीं, कोई त्रिज्या नहीं दिया। ये क्या किया, ये आपका नाभिक और सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, और यहाँ तो कोई रेडियस दे ही नहीं रहा है। तो हमारा क्या हो गया, ये तीसरा विकल्प क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो बायो वाला किधर गया, ठीक है। अब दोस्तों OMR शीट का हम ये आपको बायो पोर्शन बताने जा रहे हैं। अभी तो OMR शीट पे काम हो रही है। अब तुम लोग क्या कर बोलो, 5 मिनट में बस पीट के फिट। दे रहा है कि चूने के पानी से भरी परख नली में, ये बायो सेक्शन का, बायो का OMR। और प्रश्न नंबर आपका 14 दे रहा है, करे चूने के पानी से भरी परख नली में, चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूका जाता है, जब मुंह द्वारा फूका जाता है, तो चूने का पानी किसकी मौजूदगी में, चूने का पानी किसकी मौजूदगी में दूधिया हो जाता है। ठीक है, अब चूने के पानी का सूत्र आपका क्या है, Ca। चूने का पानी का होता है CaOH का ट्वाइस, जिसको आप कह सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और जब आप फूंक मारते हो, ठीक है, तो सांस के माध्यम से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये आपका क्या बना देगा, इधर से क्या कर दो CaOH OH, और यहाँ से क्या दे दो CO2 दे दो। तो ये आपका क्या करेगा, यहाँ से OH और यहाँ से क्या कर दो H निकाल दो, ये आपका क्या बन गया, H2O बन गया, और इधर क्या हो जाएगा CaCO3, यानी ये आपका बन गया क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, या ये आपका क्या हो गया, खड़िया। खड़िया हो गया दोस्तों। तो ये किसके कारण खड़िया हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आपके सांस के माध्यम से क्या कर रही है, निकल रही है। और ये तो सभी लोग जानते हैं कि जितने भी प्राणी होते हैं वो जो ऑक्सीजीव हैं वो सांस लेने की प्रक्रिया में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और सांस छोड़ने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों अनाक्सीजीव भी क्या करते हैं, ये श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं।
लेकिन सांस छोड़ने की प्रक्रिया में तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकालते हैं। तो विकल्प आपका दे रहा है कि वो किस गैस के कारण पानी का रंग, चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। तो पहला विकल्प दिया आपका क्या, ऑक्सीजन। दूसरा विकल्प दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा विकल्प दे रहा है नाइट्रोजन। और चौथा विकल्प दे रहा है जल वाष्प। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 जो OMR शीट पे है वो दे रहा है कि कुछ डायनासोरों में एक पर का मतलब पूंछ मौजूद थे। कुछ डायनासोरों में एक पिच मतलब पर, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, फिदर्स बोलते हो। पाख जिसको बोलते हैं पाख दोस्तों, जो मुर्गिया का पखिया, कौवा का पखिया होता है वही होता है फिदर्स। तो लेकिन पंख होने के बावजूद भी वो उड़ नहीं सकते थे। प्रॉपर्टी, उड़ नहीं सकते थे। लेकिन पक्षियों में पर होते हैं। लेकिन पक्षियों में पर, पंख क्या होते हैं, तो जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, जो उन्हें उड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में कह रहा है, इसका अर्थ ये हुआ। और जैव विकास तो हम क्या जानते हैं कि जैव विकास एक सरल प्रक्रिया है जो धीमी गति से चलती है और इसमें सरल जातियों से जटिल जातियों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो इसका मतलब क्या, सरीसृप की उत्पत्ति पक्षी से हुई। गलत हो गया क्योंकि सरीसृप पहले आया था और पक्षी क्या किया, तो सरीसृप की उत्पत्ति पक्षी से, यानी जबकि पक्षी बाद में बना है। ठीक है, ये तो गलत हो गया। तो विकल्प आपका दे रहा है सरीसृप की उत्पत्ति, सरीसृप की उत्पत्ति पक्षियों से। दूसरा विकल्प दे रहा है सरीसृप और पक्षियों के बीच, सरीसृप और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है, कोई विकास संबंध नहीं है। तीसरा, दोनों ही जीवों में पर समजात अंग हैं। दोनों ही जीवों में पर क्या है, समजात